जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जो है हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी का सिलेबस पढ़ लिए थे। हिंदी का सिलेबस पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ लिए थे। अब उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमने देखा था वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, वर्णमाला से ही, क्योंकि वर्णमाला बिना अक्षरों की कोई शब्द और किताब सेंटेंस वाक्य नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले वर्णमाला की बात करेंगे। तो वर्णमाला की बात करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी, किन लोगों के द्वारा हुई थी, इसको हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ, तो हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी जो है सिंधु नदी के किनारे, कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कुछ ईरानी लोग, ईरानी लोगों द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, हिंदी की उत्पत्ति होती है। हिंदी की उत्पत्ति हुई ईरानी लोगों द्वारा, जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई। ये लोग सिंधु का जो ये सा है, इस सा को वो लोग क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे। इसलिए ये सिंध से क्या हो गया, हिंद हो गया, हिंद बोलने लगे, सिंध को हिंद बोलने लगे। और इसी सिंध में की मात्रा यानी कि सिंधु को हिंदू पढ़ने लगे, यानी कि हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली ये जो भाषा थी हिंदी, ईरानियों द्वारा बोली जाने वाली, वह सा को हा बोलने की वजह से इस सा के स्थान पे वो क्या लिख दी, हा लिख दी। इसलिए ये जैसे ही सा हटा और हा आया, ये हिंदू हो गया। तो हिंदू यानी कि हिंदी की बात करें तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे ईरानी लोगों द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई। और जो है इसकी उत्पत्ति लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई। 1000 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति किसने किया, ईरानी लोगों ने। और क्या देखते हैं, एक लेखक थे अल-बरूनी। कौन थे, अल-बरूनी। अल-बरूनी की एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है, एक ग्रंथ है, क्या नाम है उस ग्रंथ का, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उस ग्रंथ का नाम है उल हिंद। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदी भाषा की सबसे पहली पुस्तक थी उल हिंद। अल-बरूनी को भी सबसे पहला कवि भी माना जाएगा, हिंदी का पहला कवि भी माना जाएगा अल-बरूनी। जैसा कि इसमें मतभेद है और कहते हैं सबसे पहला हिंदी का सबसे पहले हिंदी का कवि
कौन है? सरहपा। सरहपा हिंदी के सर्वप्रथम सबसे पहले कवि कौन थे? सरहपा थे। तो इसकी बात करें तो यानी कि लेखक थे जिन्होंने हिंदी के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी। ये क्या थी? एक पुस्तक थी, एक पुस्तक थी, किताब लिखी। तो वो कौन थे? अलबरूनी साहब थे। ठीक है। और कवि की बात करें तो सरहपा जी थे। ठीक है। और अब भारत एक जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होने के नाते हिंदी होने से इसे जो है दिवस के रूप में भी मनाने लगे। इस हिंदी भाषा को दिवस के रूप में मनाने लगे। तो हर साल यानी कि हर साल 14 सितंबर हर साल 14 सितंबर को क्या करने लगे? हिंदी दिवस मनाने लगे। हिंदी दिवस के रूप में मनाए। हिंदी दिवस के रूप में मनाए कब? हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। उसके बाद और बात करते हैं तो ये तो था अपने भारत की बात कर रहे थे। भारत में हिंदी दिवस मनाने लगे। अब विश्व में यानी विश्व में हिंदी की कब विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाने लगा? तो इसकी बात करें तो ये 10 जनवरी को, प्रत्येक 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने लगे। ये बात थी हिंदी की। यानी कि हर साल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को ये मनाया जाने लगा प्रत्येक साल। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को हर साल क्या करने लगे? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को और हर साल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने लगा। ये कितने पॉइंट हैं तो आप इसको याद रखिए कि उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। तो ये क्या था? अलबरूनी का एक ग्रंथ था। ठीक है। और सबसे पहले हिंदी के कवि कौन थे? तो ये सरहपा जी थे। और उसके बाद बात की जाए भारत की राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, इसको भी याद रखें। और बात रखें तो भारत जो है हर साल हिंदी दिवस को 14 सितंबर के रूप में मनाया जाने लगा और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाने लगा। और एक बात बताएं, हमारे आर्टिकल यानी कि संविधान में अनुच्छेद 343 का में इस राष्ट्रीय भाषा की बात कही गई है। ठीक है। संविधान के बुक में जो संविधान की हमारी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 343 अनुच्छेद 300 यानी कि आर्टिकल 343 में 45 के का में इस राष्ट्रीय भाषा हिंदी की बात कही गई है। तो इतने थे इस हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं वर्णमाला की बात। वर्णमाला की बात अब शुरुआत करते हैं। वर्णमाला सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो हमने बताया था पहले इस सिलेबस में 52 अक्षर होते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। व्यंजन ये हमारे स्वर और व्यंजन है। और वर्णमाला कहते किसे हैं, इसकी बात करें, वर्णों की माला। वर्णों की माला यानी कि वर्णों की बात करें तो अक्षर वर्ण जो होते हैं, एक एक अक्षर जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या हैं, एक एक वर्ण एक एक अक्षर जो है, इन अक्षरों का एक साथ सही क्रम ही वर्णमाला है। ठीक है। और अगर कहा जाए इस वर्णमाला की बात कहा जाए तो वर्णमाला हमारे स्वर और व्यंजन है। ठीक है। इसकी बात करके अब वर्णों की अगर बात की जाए तो इससे 2 पॉइंट याद रखिए कि भाषा की वर्ण जो है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दोस्तों, यानी कि जितने पॉइंट पढ़े हैं सब एथेंटिक है, यानी कि परीक्षा से संबंधित है। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। सब एक एक पॉइंट जितने हैं सब परीक्षा में आ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा विश्व हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो था 10 जनवरी, और भारत की हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तिथि को, तो 14 सितंबर को। और मातृभाषा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है। वर्ण जो हो गया ये हमारी सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, और ध्वनि जो है ये हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। ये तो हमारी बात हो गई वर्ण के बारे में। अब चलते हैं कुछ लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान लेखक के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जितना मैंने बताया 52 है। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कितने कैसे क्या क्या है। तो 11 क्या है हमारे स्वर हैं, और 25 जो है 45 क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है। और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। और 4 हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन है।
व्यंजन है, और 2 हमारे क्या हैं, अयोगवाह। ये हमारे, और टोटल इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे टोटल 52 वर्ण। टोटल कितने हो जाएंगे, कुल 52 वर्ण हो जाएंगे। यानी कि हमारी संपूर्ण वर्णमाला की बात करें तो कुल 52 अक्षर होते हैं, और उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की संख्या 11, और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की बात करें तो इतने हमारे व्यंजन हैं। ये भी स्वर के अंतर्गत होते हैं। ये स्वर यानी कि 11 हो गए, ये स्वरों की संख्या। और जो है स्पर्श व्यंजन की बात करें, ये हमारे व्यंजन हो गए व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन 25, और 4 ऊष्म व्यंजन, और जो है 4 अंतस्थ व्यंजन, और 2 गुण व्यंजन 2 हो गए, और अयोगवाह हमारे 2 हो गए। तो ये हमारी वर्णमाला की, जितने हमारे वर्णमाला की सभी अक्षरों थे, इनके बारे में देख लिए। और आगे चलते हैं कुछ लेखकों के बारे में, उनका इस भाषा के प्रति क्या अपनी बात कहे हैं, कैसे कहे हैं, उसको देखते हैं। तो एक प्रसिद्ध लेखक हैं कांता प्रसाद। कांता प्रसाद का क्या कहना है, आइए इसको देखते हैं। कांता प्रसाद के अनुसार ये कहते हैं कि जो है वर्णमाला की, मतलब वर्णों की संख्या, वर्णों की जो संख्या इन्होंने बताया है 46 बताया। अब इस 46 में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, तो इसमें बताया है स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या। स्वर व्यंजन इनके अनुसार बताए गए हैं, तो स्वर बताए गए हैं 13 कांता प्रसाद, और व्यंजन की संख्या बताई गई है 35। यानी कि स्वर की कांता प्रसाद गुरु के अनुसार बताया गया है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 46 है, जिसमें से 13 स्वर हैं और 35 हमारे जो हैं व्यंजन हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या किए हैं, इसमें जो है 11 स्वर और प्लस 2 जो है अयोगवाह को जोड़ दिए हैं। अयोगवाह यानी कि टोटल हो गए 13। ठीक है, अब उसकी बात करें, व्यंजन की बात करें तो इनका मानना है व्यंजन में, तो इनका मानना है 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो गए, और जो है 4 जो है ऊष्म व्यंजन, और 4 जो है अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। यानी कि 25 4 29 4 33 व्यंजन हमारे जो है इन कांता प्रसाद गुरु के अनुसार हो गई। इनकी विशेषता ये है, इनकी विशेषता मतलब कि ये अपने अनुसार बताए हैं। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, एक और हमारे कवि हैं जिनका नाम है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी, इनका क्या मानना है, इनके अनुसार वर्णों की बात करें तो कितने हैं वर्णों की संख्या, इनके अनुसार कितनी है, जो है उदय नारायण तिवारी के अनुसार इनकी संख्या है टोटल 51 वर्ण। इनके अनुसार 46 वर्ण, इनके अनुसार 51 वर्ण। अब इनके अनुसार देखते हैं स्वर व्यंजन कितने होते हैं। स्वर की बात करें तो इनके अनुसार जो है स्वरों की संख्या होती है 13 नहीं, इनके अनुसार स्वरों की संख्या होती है 11।
स्वरों की संख्या इनके अनुसार 11 होती है। ये जो है संपूर्ण वर्णमाला में, और बाकी जो हमने अभी बताया आपको व्यंजन की संख्या अगर कहा जाए, व्यंजन की बात कहा जाए तो हमने इनको बता दिया था कि जो है कामतम अर्थात गुरु के अनुसार जो है 46 वर्ण, और इनके अनुसार 51 वर्ण, तो 40 होते हैं व्यंजन इनके अनुसार, और जो है 11 स्वर होते हैं, दोनों को मिलाकर टोटल होते हैं 51 वर्ण इनके अनुसार। और जो है बात करें 52 अक्षरों में, ये जो है इनकी एक खास बात है, ये री को कोई वर्ण नहीं मानती, कोई वर्ण नहीं मानते। कहने मतलब ये अपने वर्णों में जो है 52 वर्णों की वर्णमाला में री को छोड़ दिए हैं, इसीलिए इनकी संख्या हो गई है कितनी, 51 वर्ण। ठीक है, तो इनके बारे में इतना हम पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं स्वर कहते किसे, स्वर की बात करें जो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, बी, ए, आई, ओ, आओ, ये हमारे क्या है, टोटल हमारे जो हैं ये स्वर हैं। इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, इन दोनों को अयोगवा कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। इसलिए वर्णों की संख्या, कुल बात अगर कुल वर्ण, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की बात कहें तो कुल स्वरों की बात करें तो है 13। अगर केवल स्वर की बात करें तो 11 संख्या होती है। इसको याद रखोगे, सबसे मोस्ट यही है, इसको याद रखिएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल जो है टोटल 11 होती हैं स्वरों की संख्या। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो व्यंजन की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे
का से लेकर के ज्ञान तक, का से लेकर ज्ञान तक टोटल जो है 35, और जो है ढा, और ढा को ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। इतने हमारे जो है व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन। 33 अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 मारना, और द्विगुण व्यंजन की बात करी जाए तो 2 मारना। इन दोनों को हमारी वर्णमाला में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसको भी हम वर्णमाला में व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है और जानते हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। ये हमारे स्वर व्यंजन हो गए। अब स्वर और व्यंजन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस स्वर व्यंजन में और क्या क्या बातें हैं, अब पढ़ेंगे स्वर को डिटेल से। कौन कौन से हमारे स्वर कैसे कैसे होते हैं, किसके आधार पे हैं, उसकी बात करते हैं स्वरों की। तो पढ़ेंगे स्वर। स्वर होते हैं टोटल हमने पढ़ लिया है कितने, 11। ठीक है, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करें उच्चारण, उच्चारण के आधार, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या जो है कितनी है, टोटल 10 है। क्योंकि उच्चारण में जो है एक स्वर को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है, देखो, आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ाऊ, री को छोड़ करके ए, आई, ओ, औ, ये हमारे टोटल जो है उच्चारण के स्थान पे इन्हीं स्वरों को हम स्वीकार किया गया है, जिससे हमको पता है। इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि उच्चारण स्थान पे इन्हीं स्वरों को ही मान्यता दी गई है। जो अगर पूछा भी जाए परीक्षा में तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितने मारेंगे, 10 मारेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण किया गया, स्वरों का वर्गीकरण, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण की बात करें, स्वरों की वर्गीकरण की बात करें तो नंबर 1 पे उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, कैसे कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की संख्या जो है 2 मानी गई है। तो नंबर 1 कौन है, नंबर 1 पे है मूल स्वर, मूल स्वर। और नंबर 2 पे क्या है हमारा संधि स्वर, संधि स्वर। अब इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या है। इसकी बात कहें तो जिन स्वरों, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से हो, अर्थात यानी कि इनका एक खंड से हो, यानी एक ही जाति के हों। ठीक है, इनको देखते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। तो हमारे मूल स्वर आ और ई और उ और री,
ये हमारे कुल 4 स्वर होते हैं जो मूल स्वर माने जाते हैं, एक ही यानी एक ही प्रजाति के माने जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। ये हो गए हमारे मूल स्वर की बात हो गई। अब आइए देखते हैं कि संधि स्वर की क्या बात है। तो संधि स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का निर्माण दो खंड से हो, उन्हें क्या कहेंगे, संधि स्वर कहते हैं। इनकी बात करें तो कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। इसमें इनको देखते हैं। इसमें है आ, बड़ी, ऊ और ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है, संधि स्वर। यानी कि जितने भी हैं सब ये जो है दो, यानी कि दो स्वरों से, यानी कि दो वर्णों के योग से बना हुआ है। और जो है बहुत परेशान करते रहते हैं, जान लो नहीं सुनाई नहीं देगा। अब तो पढ़ते हैं, संधि स्वर में पढ़ रहे थे। तो ये हैं हमारे संधि स्वर। इन जितने भी स्वर हैं सब दो दो वर्ण से मिले हैं। और ये जो मूल स्वर है ये अकेले किसी की योग से नहीं बने हैं, ये जो है योग से बने हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेल अथवा जोड़ से बने हैं। मेल अथवा जोड़ से बने हुए स्वरों को हम संधि स्वर के नाम से जानते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है सजातीय, और दूसरा है विजातीय, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। इसकी बात करें, इसको देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, इसका मतलब है समान वर्ण, और इसका मतलब कि विभिन्न वर्ण, विभिन्न समान जाति